हेलो एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 91.9। मैं हूँ आरजे सना और मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बहुत ही प्यारे पीके सबरवाल साहब जो रियल एस्टेट में डील करते हैं। जी कैसे हैं आप? Thank you very much, Sana, for having me on the air, and good afternoon to all our listeners. जी सर, आप बताएं मार्केट की क्या अपडेट है आजकल? मार्केट चलो हम कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की रिपोर्ट शेयर कर लेते हैं आपसे। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन के हिसाब से नेशनल होम सेल जो ये पूरे कनाडा की बात हो रही है, क्योंकि ये एसोसिएशन भी कैनेडियन रियल एस्टेट है ना कि ओंटारियो, तो ये कैनेडियन रियल एस्टेट की बात चल रही है। नेशनल होम सेल 1.4% बढ़ा है मंथ ओवर मंथ इन द मंथ ऑफ मार्च। 1.4 सेल बढ़ी है और मंथली एक्टिविटी, लेकिन अदरवाइज अगर देखें ईयर ओवर ईयर अगर मार्च से कंपेयर करें तो 34.4% कम है। लेकिन इस साल मंथ ओवर मंथ 1.4% बढ़ी है। दैट मीन्स एक्टिविटी आगे प्लस होना शुरू हो गई है। और लेकिन न्यू लिस्टिंग्स जो है वो आगे और 5.8% कम हुई है मंथ ओवर मंथ, विच इज नॉट ए गुड साइन। इन्वेंट्री कम होने का मतलब है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद है, जो कि हो भी रहा है, नजर भी आ रहा है। मल्टीपल ऑफर की तरफ रुख बदलता जा रहा है, जाता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। होम प्राइस इंडेक्स के हिसाब से मंथ ओवर मंथ 0.2% प्राइस बढ़ा है, जो कि मैंने कहा कि जब लिस्टिंग्स कम होती हैं और सेल एक्टिविटी बढ़ती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। वो इन्होंने बता दिया कि 0.2% मंथ ओवर मंथ प्राइस बढ़ा है। लेकिन अगर लास्ट ईयर से अगर ईयर ऑफ ईयर की बात करें तो 15.5% प्राइस गिरा है। लेकिन मंथ ओवर मंथ अब बढ़ने की तरफ इसका रुख चला गया है। ये तो थी आज की आपने जो हाइलाइट्स पूछी थी रियल एस्टेट की, ये एक सीरिया की रिपोर्ट थी। जी सना। जी सर, इसी के साथ मैं पता करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द रियल एस्टेट एंड एवरीथिंग। इन्फ्लेशन का क्या अफेक्ट आ रहा है हमारी रियल एस्टेट की मार्केट पे? जी तो इसको रिपोर्ट देने से पहले अगर आप अपने स्टूडियो का नंबर दे दें, ताकि लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आपको कॉल कर लें। अगर आप 2 बार नंबर दे दें धीरे से अपना, ताकि वो आपको कॉल कर सकें। जी श्योर। हमारा जो नंबर है, अगर कोई भी पीके सबरवाल साहब से बात करना चाहता है सो यू कैन कॉल ऑन 905-226-9109 905-226-9109। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे पीके सबरवाल साहब से। जी सना, तो अगर मेरी रिपोर्ट के बीच में किसी कॉल आती है तो आप बेशक मुझे बेझिझक रोक सकती हैं, ताकि कॉल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। अभी जी हेलो जी सर, जरूर अगर कोई भी कॉल आएगी आई विल श्योरली लेट यू नो। तो ये इन्फ्लेशन का जो क्वेश्चन किया है, कल की रिपोर्ट है कि ड्रास्टिक ड्रॉप इन इन्फ्लेशन 4.3% तक इन्फ्लेशन नीचे आ गई, जो कि 5.2% थी। मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे आएगी। मैं 4.7, 4.8, 4.6 तक की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कल जब 4.3% की मैंने रिपोर्ट देखी इन्फ्लेशन नीचे आती हुई तो दिल खुश हो गया। अब यहाँ से ये बात क्लियर होती है, जो हमारे बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मिस्टर मैकेलन साहब ने जो कहा था, उनका टारगेट 3% तक लाने का है बाय द मंथ ऑफ सितंबर, वो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। और जो उन्होंने कहा था कि अगले साल का टारगेट है 2024 का 2% तक लाने का, वो भी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से नीचे आया है। और इसके ऊपर हालांकि बावजूद इसके कि ग्रोसरी के प्राइस अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी बढ़ने का रफ्तार थोड़ी कम हुई है। पहले जो थी फरवरी में जो थी वो 10.6 थी ईयर ओवर ईयर, जो कि घट के 9.7% हुई है, ना के बराबर, ज्यादा नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी 0.1 तो है, 90 बेसिस पॉइंट कुछ कम नहीं होते, 0.9 के करीब। तो उसके ऊपर भी असर पड़ रहा, पर इतना नहीं पड़ रहा ग्रोसरी में जितना पड़ना चाहिए। ये मैं एक बात बता दूं कि मॉर्गेज कॉस्ट जो फास्टेस्ट पेस में बढ़ी है इन मार्च, स्टैट्स कनाडा के हिसाब से 26.4% कंपेयर विद द लास्ट ईयर, उसने असली तंग कर रखा है लोगों को, जो इतनी जबरदस्त जो मॉर्गेज बढ़ी है। तो अब ये पॉजिटिव न्यूज ये नजर आ रही है कि ये जो हालात इन्फ्लेशन का चल रहा है, हमें उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट इस साल के आखिर तक नीचे आने शुरू हो जाएंगे, ये हमारा मानना है। That's really good, क्योंकि इस तरह काफी लोगों की काफी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था उन्होंने, वो इसीलिए बढ़ाया था कि लोगों की परचेजिंग पावर को खींच लिया जाए, क्योंकि परचेजिंग पावर जब बढ़ जाती है तो उससे इन्फ्लेशन
को बढ़ावा मिलता है, आग लगती है। तो उन्होंने परचेजिंग पावर को ही कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे कि ताकि लोग फजूल खर्चियां बंद कर सकें। तो जब ये इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगी तो ढील दे दी जाएगी इसके ऊपर। जी, दैट्स अमेजिंग सर, दैट्स रियली नाइस। और मुझे बताएं कि लैंडलॉर्ड्स जो है वो किन की चीजों के लिए अकाउंटेबल यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं? आप बात कर रहे हैं ब्रैम्पटन की, जो ब्रैम्पटन में अभी जो ला रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली सर। अच्छा। हाँ, तो ये ब्रैम्पटन में जो अभी यूनानिमसली इन्होंने ब्रैम्पटन सिटी काउंसिलर्स ने अभी 15-20 दिन पहले ये प्रोग्राम अप्रूव किया है। यूनानिमसली सबने मिलकर किया है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन लैंडलॉर्ड रेंटिंग के अंदर लेके आएंगे ब्रैम्पटन के अंदर। उनका एक मानना है कि 3-4 साल से उन्होंने छूट दे रखी थी कि आप अपने बेसमेंट अपार्टमेंट को लीगल परमिट लेके लीगल करवा लीजिए और आप बेस्ट प्रैक्टिसेस लैंडलॉर्ड टेनेंट की उसको इस्तेमाल करिए और एक प्रॉपर ढंग से रेंट पे दीजिए। उन्होंने बहुत लंबी छूट दी थी। अब उन्होंने इतनी छूट के बाद अब उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और अब इसके ऊपर पूरा एक एनफोर्समेंट की जाएगी प्रोसीजर की, जो भी उन्होंने अभी नए प्रोसीजर बनाए हैं, जिसके अंदर उनका ये मानना है कि ये जो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये अगले साल ये इम्प्लीमेंटेशन इसका जनवरी 2024 से करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी से वार्न करना शुरू कर दिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि इसको लाइट ना लिया जाए क्योंकि दे मीन इट। उनका ये कहना है कि लैंडलॉर्ड की लाइसेंसिंग, उसके ऊपर एनुअल एंड रैंडम इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स कितने परमिटेड हैं टू लिव इन द गिवन रेंटल होम, हाइजीन, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसके ऊपर पूरी इंस्पेक्शंस की जाएंगी, विच इज ए वेरी गुड साइन सना मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ब्रैम्पटन में एक ही घर में 10-10, 12-12 बच्चों को भी मैंने रहते हुए देखा है। एक ही कमरे में 2-2, 3-3 बच्चों को रहते हुए मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को वगैरह को। और इसके अंदर कई जो है वो रूल्स वगैरह और कई जो एक सेफ्टी गार्ड्स वगैरह अपनाए नहीं जाते, जैसे फायर का हो गया, मोनोक्साइड वगैरह का जो अलार्म है, दूसरे अलार्म ये वो फायर वगैरह हैज़र्ड, ये सब नहीं देखे जाते कई जगह, नॉट ऑलवेज, नॉट हर जगह बट कई जगह। तो इसके ऊपर ये लागू हो रहा है। आपने ठीक पकड़ा है कि इसके ऊपर ये काम शुरू हो रहा है। इसके ऊपर डीमेरिट पॉइंट भी दिए जाएंगे, प्लस बहुत स्टीप फाइन भी इसके ऊपर नॉन कंप्लायंस के ऊपर लगाए जाएंगे लैंडलॉर्ड के ऊपर, which I think is a very good step by the Brampton Council की तरफ से। जी सना। So सर, अगर हम बात करें, यही आपने जिस तरह रेंटल्स और इन सारी चीजों की बात की कि लैंडलॉर्ड्स जो है वो अकाउंटेबल होंगे, तो मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे जो हमें सुन रहे होंगे जो टेनेंट्स होंगे ऐसे घरों में? जी। तो आप उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके हक में सारे काम हो रहे हैं। बट कुछ जो है वो एग्जिस्टिंग ऐसी जगहों पे रह रहे हैं। उनके लिए तो खुशी की बात है ना जी, वो तो अभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वो तो अभी भी। लेकिन सवाल यह है कि वो कंप्लेंट क्यों नहीं करते, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि उनको भी किराया कम देना पड़ता है। मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड एक कमरा $700 में दे रहा है और उसके बाद 4 कमरे हैं, या मान लीजिए एक कमरा 700 का तो जमाना चला गया, चलो मान लो 1000 में दे रहा है और 4 कमरे हैं 4000 में, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक कमरे में 2 रह लेते हैं, तो 500 के हिसाब से हो गया, तो 8 स्टूडेंट हो गए उस घर के अंदर। लैंडलॉर्ड का भी 4000 में चढ़ गया और स्टूडेंट को $500 पड़ा। किचन उन्होंने या तो एक है तो शेयर कर लिया और 2 है ऊपर नीचे तो 4 ने शेयर कर लिए। तो इसमें कुछ कसूर तो टेनेंट का भी है ना सिना, कि वो भी अपने कम रेंट के चक्कर में करते हैं, क्योंकि उन बेचारों को, मैं बेचारा इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज्यादा रेंट, तो उनको भी सस्ते में चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड मेरे समेत, मैं अपनी बात भी साथ में लेके आता हूँ ताकि लैंडलॉर्ड ये ना सोचे कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं भी तो लैंडलॉर्ड हूँ। लैंडलॉर्ड को भी लालच होती है, वो भी आंख बंद कर लेता है, 2-4 बच्चे फालतू हो जाए, मुझे तो किराया 4000 मिल रहा है, मिलने दो जी। तो इसके ऊपर कोई ना कोई नियम रूल कुछ ना कुछ आना चाहिए, स्टूडेंट हाउसिंग वगैरह कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए। और देखो सिंपल सी बात है, मैं भी बहुत से बच्चों को से डील करता हूँ जो वर्क परमिट में है, स्टूडेंट थे अभी वर्क परमिट में आगे। मैंने भी ये बात नोट करी है, हालांकि वो बच्चे भी अगर सुन रहे होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, सुन ले बेशक मेरी बात, कि जब खुला पैसा, जब इनके हाथ में थोड़ा पैसा फालतू आता है ना, बजाय अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए इनकी शॉपिंग शुरू हो जाती है। जब इनको किराया 500 की जगह अगर 600 देना पड़ जाएगा, उसी हिसाब से शॉपिंग करेंगे। नहीं तो इनकी नई ड्रेसेज आ जाती हैं, नए शूज आ जाते हैं, नए इनके रेस्टोरेंट में जाना आना शुरू हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। जबकि
मेरा ये मानना है, हमेशा मैं कहता हूं कि जो बजटिंग होती है वो प्लानिंग टू एक्सपेंस होती है, नॉट प्लानिंग इनकम। हम लोग क्या गलती कर जाते हैं, इनकम को बजट करते हैं। नो, हमें एक्सपेंस को बजट करना चाहिए कि मेरी इनकम अगर $2000 महीने की है तो इसको मैं किस तरीके से बजट करूं कि मेरा सारा कुछ ठीक चलता रहे और मैं अपनी जिंदगी को ढंग से चलाऊं। हम क्या करते हैं कि जैसे $200 कहीं से आए और बचे, फट सीधा मॉल जाते हैं, वहां से पहले एक ड्रेस खरीद के ले आते हैं, चाहे उसकी जरूरत ना भी हो। आपको ये बात ठीक लगी कि नहीं लगी? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कि ये वीकनेस है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, नॉट ओनली वर्क परमिट वाले, इवन अच्छे भले खाते पीते जिसे कहते हैं परिवार। मेरा अपना घर ले लो, आप मेरा अपना घर ले लो। अगर मैं सपोज करो, मान लो मैंने क्रिसमस में, मान लो मैंने सोच करिए $5,000 का मैंने गिफ्ट कार्ड अपने बच्चों को और ग्रैंड किड्स को बांट दिया, वो 5 दिन में खत्म हो जाता है। $5,000 ना कि $500 फट जाते हैं। शॉपिंग करते हैं, वहां से मैसेज आता है 500 और दे दोगे, कम पड़ गए। भाई 5,000 कम पड़ गए तो 500 की जरूरत क्या पड़ गई, फिर 50,000 भी कम पड़ जाएंगे। ये एक ह्यूमन वीकनेस है, फितरत है इंसान की कि उसको अपनी खर्च हैसियत से ज्यादा कर लेता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये किराया इसके ऊपर अगर ये जैसे ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने अगर ये जो लाए हैं, जो कि जनवरी से 2024 से शुरू कर रहे हैं, ये सबके लिए अच्छा होने जा रहा है। ये लैंडलॉर्ड के लिए भी अच्छा हो रहा है और टेनेंट को भी बिहेव करने का वो मिलेगा कि जी यस, आपको 100-200 किराया फालतू दे रहे हो, बाकी की जगह से फजूल खर्चियां बताओ। मैं कई बार सुनता हूं ये जो बच्चे हैं, मुझे तो पता है कि हमारे को जब उस जमाने में 4 आने चवन्नी होती थी, वो कमाते थे तो 10 बार सोचना पड़ता था कि 4 गोलगप्पे खाएं कि ना खाएं या 1 समोसा 5 पैसे का खाएं कि ना खाएं, क्योंकि मेरा खर्चा इस ढंग से आया। मुझे अपना वक्त याद है। यहाँ पर मैं ये देखता हूं कि ये बच्चों की इनकम कम है और एक से एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, एक से एक अच्छी जगह गए हुए हैं। अरे वो वहां का मैंने वो स्टेक खाया हुआ बहुत बढ़िया है, अरे वहां का मैंने ये खाया हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे तो आप पैसों को रोते रहते हो और ऐसी ऐसी जगह चले जाते हो, बाद में कहते हो हमें तंगी होगी। मुझे लगता है इस पे ज्यादा जो है ये फॉल्ट पे पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चों को इतना इजी कर दिया है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बचपन में हमें पता था ये 10 रुपए मिले, इसके बाद कुछ नहीं मिलना। हाँ बिल्कुल, वो उन पेरेंट्स को मैं हीरो पेरेंट्स कहता हूँ जो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। उनके हीरो बनने के चक्कर में उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो हीरो बनते जा रहे हैं और बच्चे जीरो होते जा रहे हैं। अगर वो गुड फादर गुड मदर हो तो वो हीरो वाली उनकी बात ही नहीं होगी, बच्चे खुद समझ जाएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे। आपने संस्कार, इसको संस्कार कहते हैं ना इसी बात को, कि कहाँ से संस्कार लेकर आए हैं बच्चे। मैं तो कई बार मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब खर्च कर देता हूँ तो उनका जिगरा नहीं होता, कहता डैड रुक जाओ, हमें तो भाई बहुत ज्यादा हो गया। जबकि उन्होंने फादर को मदर को स्ट्रगल करते हुए जिंदगी में देखा। मेरी बेटी भी 45 ईयर के आसपास है, बेटा भी 40 ईयर के आसपास है। उन्होंने देखा इस बात को, उन्होंने देखा स्ट्रगल करते हुए पेरेंट्स को। लेकिन जब क्या होता है कि फादर मदर जब हीरो बनने शुरू कर देते हैं बच्चों के सामने, तो नेचुरली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो भी बिगड़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है जी, हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं जा बच्चा मौज कर, कहते कर लो मौज। और एक बात और भी है सना, कि ये संगति का प्रभाव भी है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैंने ये भी नोट किया है, जब ये 5-5, 6-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं ना, तो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। मैंने खुद देखा है कि एक बच्चा मुझे जो बिल्कुल बहुत एक डिसिप्लिन नजर आ रहा है, साल के बाद वो भी अपनी संगति जैसा हो गया, बजाय उससे कोई और सीखे, वो दूसरों से सीख गया। ये सारी बातें जिसे कहते हैं किस्म से इंटरलिंक्ड है आपस में, जिसके लिए कोई क्लियर कट वर्डिक्ट देना तो मैं क्या बताऊंगा। लेकिन यस, एक अच्छी चीज देखो सना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो आपकी सोच वैसी ही हो जाती है। डेफिनेटली सर। ठीक है, तो जब एक जगह आप मुर्गी और चूजों और मुर्गे वाले हाल में बैठे हुए वहां पर भीड़ लगाकर, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो अगर आप मान लीजिए अगर एक डिसिप्लिन आ जाता है रहने के अंदर, आपको अलाउ नहीं करते कि कमरे में 2 से ज्यादा बंदा नहीं रह सकता एक बेडरूम में, तो मुझे लगता है कि एक खुलेपन के अंदर चाहे आपको 100-200 किराया ज्यादा देना पड़ जाए, तो आपकी सोच खुल जाती है, एक पॉजिटिव सोच हो जाती है। आपका मुझे कहते हैं माइंड थोड़ा सा एक ज्यादा वाइब्रेंट होकर ज्यादा खुलता है। आपका एक खर्च करने का उसी हिसाब से एक आपका सिस्टम बन जाता है।
डेफिनेटली सर। मैं इसको जी, अगर हम रियल एस्टेट और ऐसी चीजों की बात करें, बहुत से हमारे यहाँ पे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, जो एक ज्यादा पे करके आउटस्कर्ट्स में रहने की कोशिश करते हैं, जैसे कैलेडन हो गया, मेफेयर वाली साइड होगी, ब्रैम्पटन का अगर हम कंसिडर करें तो। लेकिन क्या होता है कि उधर भी उनको रेंट्स इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि उनको कोई फायदा नहीं हो रहा उस चीज का। लेकिन मैं बताऊं आपको सर ना कि कैलेडन बाहर है ही नहीं, अब कैलेडन बाहर ही नहीं है, अब तो शहर के अंदर है। एक जमाना था 25-30 साल पहले जब हम मिसिसागा को आउटस्कर्ट कहते थे, अब मिसिसागा आउटस्कर्ट कहां से रह गया? अब मिसिसागा आगे दूर दूर तक सारा बाहर है ही नहीं। अब तो गोल्फ यहाँ चले जाओ, ओकविल, बर्लिंगटन, गोल्फ, उसके आगे और चले जाओ, वैलन तक भी चले जाओ तो दूर नहीं है। यहाँ पर कैलेडन तो सिटी के अंदर आ गया। अब तो आगे की बात करो, बेरी वाली रोड के ऊपर 400 पकड़ो, बेरी तक जाओ, एनकेस्टर, इधर इनकेस्टर, उधर एनिसविल, बेरी की तरफ, तो वो चीजें अब थोड़ी थोड़ी आउटस्कर्ट होगी। अदरवाइज कैलेडन तो बिल्कुल भी आउटस्कर्ट नहीं है इस वक्त। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज अ रियली इन्फॉर्मेटिव सेशन और आई एम श्योर बहुत से हमारे लिसनर्स ने सुना होगा। सर, अगर आपको डायरेक्टली कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मेरा नंबर मैं देता हूँ, मुझे कॉल कविता करें, क्योंकि मेरा फोन ज्यादातर फॉरवर्ड होता है, बिकॉज बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ कॉल्स की वजह से मेरा फोन फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो लोग कई बार कहते हैं जी आपको फोन करते हैं, आपका नंबर नहीं है, वो आपको कोई और असिस्टेंट उठाती है। नहीं, फोन वही है। बेस्ट तरीका है कि आप मुझे कॉल करने की बजाय मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए और अपना नाम लिखिए और आपको कॉल इमीडिएटली मेरी वापस आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि वो स्क्रीन कर दी जाती है और मेरे ऑफिस में भी अगर चली जाती है तो वहां से मुझे मैसेज आ जाता है। मैसेज जरूर छोड़िए। मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज डालिए और आपको मेरी तरफ से जवाब आएगा। अपना नाम जो लिखिए। कई बार मुझे मैसेज आता है 2 वर्ड जो कि बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। पता क्या मेरे को मैसेज आता है? क्या सर? कॉल मी, बस ये 2 वर्ड। क्या मुझे उसको कॉल करनी चाहिए उस इंसान को? डेफिनेटली नहीं। अगर किसी का काम है तो मेरे ख्याल से उसको करनी चाहिए आपको कॉल। कम से कम इतना तो एक आदमी के अंदर ये एक वो बात होनी चाहिए कि प्लीज लगा दे, थोड़ा सा प्लीज कॉल मी, और अपना नाम लिख दे कि मेरा नाम सबरवाल है या कुछ भी है, ताकि ये डिसरिस्पेक्टफुल है कॉल मी, तो वो एक एरोगेंसी है जिसको कहते हैं आई नेवर कॉल। तो थोड़ा सा चाहिए यहाँ पर भी जो मैसेज देने वाले को कि थोड़ा सा अपना नाम जरूर लिखे। अब बिना नाम वाले को मैं कॉल कभी नहीं करता। एक आदमी जो अपना नाम ही नहीं लिख रहा उसको मैं क्यों कॉल करूं? राइट? तो ये थोड़ी सी एरोगेंसी इसको मैं मानूंगा। तो ये मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपना नाम जरूर लिखिए और डेफिनेटली आपको इमीडिएटली कॉल आएगी मेरा प्रॉमिस है आपको। और जब मैं कॉल करूं तो उसको जरूर उठाइएगा। अगर आप कॉल नहीं उठाते तो मैं हमेशा टेक्स्ट मैसेज डालता हूं कि मैंने आपको कॉल किया, आप मुझे जब फ्री होंगे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा, आई विल कॉल यू बैक अगेन। अब चलते चलते मैं आपको सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक रेगलन, जिसके अंदर मैं टॉप प्रोड्यूसर रहा हूं, कल ही मेरी बिल्डर से बात हुई, सोल्ड आउट। अब और यूनिट्स उन्होंने रिलीज करने हैं, मैं वेट कर रहा हूं कब करेंगे। मैंने उनसे कल मेरे फेवरेट 5 मॉडल उनसे और मांगे हैं रेगलन। देखो अगर आ जाते हैं मेरे पास तो मैं फिर उसको थोड़ा बेचूंगा विद फुल इंसेंटिव्स। और ये 2030 नेक्स्ट डिकेड तक बिल्डर आपको पॉजिटिव कैश फ्लो का प्रॉमिस दे रहा है। नेक्स्ट डिकेड तक 2030 तक सोचिए, 7 साल तक अगर आपका पॉजिटिव कैश फ्लो आती है और आपका कर्जा लोन भी उतरता जाता है 80% मॉर्गेज, और आपकी जेब में पॉजिटिव कैश आ रहा है, हाउ कैन यू गो रॉन्ग? 7 साल में कीमत नहीं बढ़ेगी, ये मानने वाली बात नहीं है। मेरी जिंदगी में तो कभी हुआ ही नहीं आज तक ऐसे कि 7 साल में घर की कीमत ना बढ़े। ये एक प्रोजेक्ट जबरदस्त मेरा निकला है और मैंने भी लिया। दूसरा, जब तक मेरे को और यूनिट्स वहां पर नहीं आते तब तक एक और प्रोजेक्ट हमारा बहुत शानदार लॉन्च हुआ है, किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज। सेंट्रल कोर्ट से मैंने बहुत डील की है। अभी पीछे भी मैंने उनके प्रोजेक्ट बेचे हैं, वेस्ट प्लेन वगैरह, और बड़े अच्छे उनके मैंने प्रोजेक्ट बेचे हैं। तो ये सेंट्रल कोर्ट का प्रोजेक्ट है, वेरी सॉलिड बिल्डर। 19 बिल्डिंगें इन्होंने, 19 टावर्स बना रखी हैं, 10,000 से ज्यादा इन्होंने यूनिट बेचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है इनके अंदर कि इनकी एक भी साइट कैंसिल नहीं हुई आज तक। और ये प्रोजेक्ट ऑलवेज फुली जोन एंड सिटी अप्रूव्ड होते हैं इनके प्रोजेक्ट। ये नहीं कि 6 महीने के बाद पैसा वापस आ गया, लो जी हमें तो जोनिंग में मना हो गया या अप्रूवल में मना आ गया, पैसा वापस ले लो। वो काम इनका आज तक नहीं हुआ। इनके कई प्रोजेक्ट्स के अंदर 12 मौजूद हैं। सॉरी सर, मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शन का थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, बट इट्स लवली हैविंग यू अगेन।
जी, मैं किपलिंग कॉन्डोज की बात कर रहा था कि इस वक्त 2 रेगलन एंड एक किपलिंग, पता नहीं कहाँ तक मेरी आवाज गई, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। तो 2 प्रोजेक्ट इस वक्त, एक तो रेगलन की दोबारा बात कर लूं, बाथरेट एंड सेंट क्लियर के इंटरसेक्शन के ऊपर कैमरोस्ट वालों का प्रोजेक्ट है, जिसकी वो नेक्स्ट डिकेड तक की गारंटी ले रहे हैं कैश फ्लो की पॉजिटिव 2030 तक। नोबडी कैन गो रॉन्ग कि 7 साल तक आपका कर्जा भी आपका टेनेंट उतार रहा है और उसके ऊपर आपका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, जेब में भी पैसा आ रहा है और 7 साल तक आपका कीमत ना बढ़े, ये मानने वाली बात नहीं है कि 7 साल तक कीमत ही ना बढ़े, ये हो ही नहीं सकता, मेरी जिंदगी में तो कभी हुआ नहीं। और उसके लिए मैंने कुछ और यूनिट बिल्डर से मांगे हैं, अभी तक तो नहीं है, अभी तक सोल्ड आउट है, लेकिन उम्मीद है कुछ बड़े यूनिट वो रिलीज करेंगे, प्लस मेरे को मेरी मर्जी के 5 मॉडल्स मुझे देंगे तो मैं फिर इसको और बेचूंगा। दूसरा किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज जो कि किपलिंग सबवे के ऊपर है, वो सेंट्रल कोर्ट वन ऑफ द आई विल से वेरी सॉलिड बिल्डर जिन्होंने 19 टावर्स बनाए हैं अभी तक और उनकी इंटरम ऑक्यूपेंसी कई प्रोजेक्ट में 0 दिन की रही है। दैट क्लोजिंग 10,000 यूनिट बनाए हैं, कोई यूनिट कोई स्वीट कोई साइट उनकी आज तक कैंसिल नहीं हुई और उनके प्रोजेक्ट हमेशा फुली जोन्ड एंड सिटी अप्रूव्ड होते हैं। इन्होंने आज तक 5.6 बिलियन की डेवलपमेंट की है। उनका प्रोजेक्ट है किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज जो कि हम आजकल बेच रहे हैं। 50 स्टोरी बिल्डिंग है, 552 स्वीट्स हैं, 22,000 का उनका स्क्वायर फीट एरिया इंडोर आउटडोर एम्यूनिटीज का है। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में 4 लाख से शुरू होते हैं। इसके लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, को एक्सेस की गारंटी देंगे। किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज बिल्कुल सबवे के ऊपर 2 मिनट का वॉक। तो इसके लिए आप हमें टेक्स्ट मैसेज दोनों प्रोजेक्ट के लिए डाल सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखिएगा और ईमेल जरूर डालिएगा। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सना। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज अ रियली इन्फॉर्मेटिव सेशन और बहुत सी बातें हमने आपके साथ की, बहुत सी बातें आपने बताई। आई वुड लाइक टू थैंक यू टू बीइंग ऑन माय शो एंड डिस्कसिंग एवरी पर्सपेक्टिव विद अस। और अगर कोई भी आपको कांटेक्ट करना चाहता है, दिस इज पीके सब्बरवाल साहब। और सर आप अपना नंबर एक दफा और रिपीट कर दें तो जस्ट इन केस किसी ने ना सुना हो तो वो सुन ले। जी 647-299-4757 647-299-4757। यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज डालिए और आपको मेरी कॉल इमीडिएटली आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो हमारे साथ मौजूद थे पीके सब्बरवाल साहब। काफी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा हमारे उनके साथ।